नमस्कार, मैं डॉक्टर चंद्रमणि ब्रह्मदत्त आज के हमारे रूबरू कार्यक्रम में एक बार पुनः एक और शख्सियत से मुलाकात। हर बार की तरह आपके इस कार्यक्रम में एक नए चेहरे के साथ, एक नई शख्सियत के साथ रूबरू होते हैं। आज की शख्सियत डॉक्टर लक्ष्मण सिंह जी। डॉक्टर लक्ष्मण सिंह जी भारत के साहित्य का जाना पहचाना नाम। आप अपनी लेखनी से और अपने अन्य सामाजिक कार्यों से देश और दुनिया में जाने पहचाने जाते हैं। आइए आपसे आपके जीवन के उन अनछुए पहलुओं के बारे में बात करते हैं, उन संघर्ष के बारे में बात करते हैं जिन संघर्ष के बल पर आप बहुत सुदूर क्षेत्र से निकलकर देश और दुनिया तक पहुँचे। जी डॉक्टर नमस्कार। नमस्ते। कैसे हैं? मैं एकदम ठीक हूँ, आप बताइए। हाँ डॉक्टर साहब, जैसा हमने आपको पढ़ा समाचार पत्रों में या जिस तरह से मीडिया में आपको देखते हैं या जिस तरह से सोशल मीडिया में आप एक तरह से छाए रहते हैं, खासकर अपनी बेबाक टिप्पणियों के कारण। यूँ शुरुआत करते हैं बिल्कुल सीधी सीधी। शिक्षा का जो संघर्ष है, आपका बहुत बड़ा संघर्ष रहा है शिक्षा का। जी हाँ, शिक्षा का संघर्ष बहुत बड़ा मेरा रहा। जी मुझे पहली बार असफलता का सामना तब करना पड़ा। वैसे तो मुझे शुरू से ही कक्षा में फिसड्डी छात्र माना गया। दूसरी तीसरी क्लास से मुझे लग गया था कि मैं एक फिसड्डी छात्र हूँ, क्योंकि मेरी जो परफॉर्मेंस थी गणित में बहुत ख़राब थी, अंग्रेजी में ख़राब थी और कला में बहुत ख़राब थी और इतिहास भूगोल में मैं अच्छा था। जी तो मुझे फिर पता चल गया था कि मैं फिसड्डी हूँ और अध्यापकों का व्यवहार भी थोड़ा थोड़ा ऐसे ही होता गया। जी तो पहली बार मैं चौथी क्लास में मैं फेल हुआ। मतलब अपने मूल गांव में मुजफ्फरनगर। हाँ, मुजफ्फरनगर में वहीं से सरस्वती शिशु मंदिर से जी मैं पढ़ रहा था। मैं तो जब मैं चतुर्थ कक्षा में था तो पहली बार जिसे शायद बैक लगना कहते हैं, पुनर्परीक्षा। हाँ तो वो मुझे 2 विषयों में मेरी है। क्लास फोर्थ में मैं पुनर्परीक्षा मैंने दी। तो मुझे पता नहीं था कि फेल होना क्या था। तो वो शायद वो एक नम्र भाषा में उसको पुनर्परीक्षा कह देते हैं। तो शायद मैं फेल ही हो गया। जी जी बिल्कुल। क्योंकि पुनर्परीक्षा की भाई एक मौका और दे दो इनको, क्योंकि मेरे बाकी तो गणित में और शायद अंग्रेजी में मुझे पुनः परीक्षा का मौका दिया और बाद में पुनः परीक्षा मतलब मेरी बैक लगी और मैं पास हो गया। चौथी क्लास में कोई फेल नहीं होता है, फेल पास मतलब उसमें होता है। वैसे मैं पढ़ने में कुछ मामलों में वो ठीक था। मैं बहुत तेज पढ़ता था, हिंदी भाषा में बहुत तेज पढ़ता था। तब भी मेरी जो पढ़ने की गति थी कम से कम 700-800 शब्द प्रति मिनट के आसपास। अच्छा। जब मैं पहली या दूसरी क्लास में था, मैं 6-7 साल की उम्र से पढ़ने का मुझे शौक तो था, लेकिन जो परंपरागत जो स्कूली विषय हैं उनमें मैं बहुत फिसड्डी रहा। जी मैं उस समय 6 साल की उम्र में मनोहर कहानियाँ पढ़ लेता था। अच्छा। मैंने जब मैं 6 साल का था 1984 में अक्टूबर-नवंबर में जब इंदिरा गांधी जी की मृत्यु हुई, तो वो अखबार उस समय मैं रेगुलर अखबार पढ़ता था। मैंने 6 साल की उम्र से रेगुलर अखबार पढ़ना शुरू कर दिया था। कहने का मतलब ये है कि फिर मैं उसके बाद मैं 8वीं मैंने सरस्वती विद्या मंदिर से करी, RSS के जो संस्थान है वहाँ से करी। फिर मैं 9वीं क्लास में 2 बार फेल हुआ। अच्छा। सनातन धर्म इंटर कॉलेज में मुजफ्फरनगर में मैं 2 बार लगातार फेल हुआ। 9th क्लास में? हाँ, 9th क्लास में मैं 2 बार लगातार फेल हुआ। फिर बड़ी मुश्किल से मेरे कि ये मैंने कहीं एडमिशन लिया, नकली TC दोबारा हासिल करके 8वीं की। फिर मैंने 10वीं का प्राइवेट फार्म भर दिया। तो फिर 10वीं मेरी किसी तरीके से हो गई। तो जिस दिन मेरा 10वीं का परिणाम आने वाला था उस दिन मेरी बहुत हालत ख़राब थी। मुझे लग रहा था कि 10वीं में भी मैं गया, मैं फेल हो जाऊँगा आज। और मैं बार बार अपने गणित के नंबर जोड़ के देख रहा था कि शायद 35 नंबर कुछ आ जाएंगे नहीं। लेकिन बड़ी कमाल की बात बताऊँ, मैं इतिहास विषय में सबसे अच्छा था। इतिहास विषय में मेरे 43 नंबर आए और गणित में मेरे 40 नंबर। अच्छा। मैं पास हो गया क्लास यूपी बोर्ड में। हाँ, यूपी बोर्ड में मैं पास हो गया संयोग से। मुझे बहुत खुशी मिली। आज तक मुझे जितने भी मैंने एग्जाम पास करे, इवन जो मैंने रिकॉर्ड भी बनाया है 11 सब्जेक्ट में UGC नेट पास करने का, वो रिकॉर्ड बना के भी वो खुशी तब नहीं मिली जब मैंने 10वीं पास करके मैंने अखबार आते थे उस समय, वो जब मैं मिठाई लेने गया मुझे बहुत खुशी मिली थी। उसके बाद 11वीं और 12वीं में मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। 12वीं करने के बाद मैं JNU आ गया। मैंने चीनी भाषा का 96 में एंट्रेंस पास कर लिया, क्योंकि मेरी जनरल नॉलेज अच्छी थी इधर उधर पढ़ते रहने की वजह से। बात अलग है कि मैं स्कूली सब्जेक्ट में मेरी हालत बहुत ख़राब रहती थी, खास तौर से गणित में, अंग्रेजी में। तो गणित तो छूट ही गया था 11वीं 12वीं में, 10वीं तक था। और
व्याकरण में भी मैं कमज़ोर था, तो मैं चीनी भाषा में मेरा प्रवेश हो गया। तो जब मेरा प्रवेश हुआ तो मुझे लगा चीनी तो दुनिया की सबसे मुश्किल भाषा है। तो मैंने पढ़ने की कोशिश भी करी, तो 2-3 महीने बाद ही मुझे लगा कि ये मैं इससे पार नहीं पा पाऊंगा। मैंने थोड़ी कोशिश भी करी, तो फिर मुझे लगा कि नहीं, मैं काफ़ी पीछे चल रहा हूँ। तो मैं आधा पौना घंटा पढ़ के तो आप दुनिया की सबसे मुश्किल भाषा 1 घंटा पढ़ के चीनी नहीं सीख पर पार नहीं पा सकते। तो मैंने सोच लिया कि यार तो चलो कोई बात नहीं, JNU में आ गए तो अगले साल किसी और भाषा में प्रवेश करूँगा। तो मैं चीनी मैंने छोड़ दी और मैं सेमेस्टर एग्जाम में भी फेल हो गया। तो मैंने चीनी जो सेशनल एग्जाम होते थे मैंने छोड़ दी चाइनीज़ लैंग्वेज। और फिर मैं JNU कैंपस में जाके लाइब्रेरी में जाके दूसरे सब्जेक्ट्स की किताबें मैंने खूब पढ़नी शुरू कर। बाकी ऐसा नहीं था कि मैं पढ़ने में मेरी कोई रुचि नहीं थी, मेरी पढ़ने में रुचि थी, लेकिन मेरा साहित्य पढ़ने में रुचि थी, इतिहास पढ़ने में मेरी रुचि थी, भूगोल पढ़ने में रुचि थी, यात्रा वृत्तांत पढ़ने में मेरी रुचि थी। मेरी जो ट्रेडिशनल सब्जेक्ट है उनको पढ़ने में कभी रुचि नहीं थी। तो फिर मैं फेल हो गया। तो फिर मैंने अगले साल फिर से एंट्रेंस दिया, तो मेरा स्पेनिश में एडमिशन हो गया। तो स्पेनिश में फिर मेरी वही हालत ख़राब हुई, क्योंकि स्पेनिश बहुत सरल भाषा है, क्योंकि मैं पढ़ता नहीं था। क्योंकि जो भी ग्रामर, जहाँ ग्रामर है, जो गणित जैसे विषय हैं, जहाँ प्रैक्टिस की ज़रूरत है, उन सब विषयों में मैं फिसड्डी साबित हुआ। अभी भी हूँ, मैं ये नहीं कहूँगा, अभी भी हूँ। तो फिर मैं स्पेनिश में फर्स्ट ईयर में मैं फेल हुआ। तो फिर मैंने कहीं से डायरेक्ट सेकेंड ईयर का एडमिशन, सेकेंड ईयर में डायरेक्ट एडमिशन लेने की कोशिश करी। और मुझे लगा कि मैंने उधर से फॉर्म भर दिया मेरठ यूनिवर्सिटी से फर्स्ट ईयर का। तो मेरठ यूनिवर्सिटी में मैंने एग्ज़ाम दिया, तो मैं वहाँ भी BA फर्स्ट ईयर में फेल हो गया। और किसी तरीके से मैंने जिस तरह से सारे फेल के रिकॉर्ड हैं आपके। हाँ, मैं 6 बार लगातार फेल हो गया। तो फिर मैं सेकेंड ईयर में जाके मैं स्पेनिश से भी ड्रॉप आउट हुआ। कितना बड़ा सच है कि आपने अपने सच को बेबाकी से स्वीकार। जी। और मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं जब मेरठ यूनिवर्सिटी में भी फेल हो गया, मेरठ यूनिवर्सिटी जब मैं प्राइवेट एग्जाम में फेल हो गया, तो मुझे लगा कि जो एग्जाम कोई भी पास कर लेता है, मेरठ यूनिवर्सिटी इतनी बदनाम यूनिवर्सिटी की, कोई भी BA कर ले और ये सब, JNU में भी फेल हो गया, मेरठ यूनिवर्सिटी में भी फेल हो गया। मुझे लगा हाँ, और चतुर्थ क्लास में फेल हो गया। मुझे लगा कि तेरे से BA शायद तो कभी नहीं होती। तो फिर मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉरेस्पॉन्डेंस का फॉर्म भरा। इस बीच मैंने हाथ पैर मार के ये भी कोशिश करी कि कहीं से मैं वो 1 साल वाली अन्ना मलाई वाली जो डिग्री होती है वो हो जाए। तो मुझे पता चला कि वो पिछले साल खत्म हो गई। तो मैं सोच रहा था कि अगर उसे करके मैं शायद अब BA कर लूँगा तो मेरा ये 3 साल ये खराब होने से बच जाएंगे। लेकिन वो ख़त्म हो चुका था सिस्टम। तो मैंने फिर पत्राचार से ही दिल्ली यूनिवर्सिटी पास कोर्स का फॉर्म भर दिया। तो पहली बार मैंने एग्ज़ाम दिए 99 में। तो मैं 4 विषयों में से मैं 2 विषयों में फिर फेल हो गया। तो मुझे लगा कि यार BA तो शायद तेरी नहीं होगी कभी भी ज़िंदगी में, कोई और एग्जाम होगा। और मेरे दोस्त मुझे बोलने लगे कि यार इतना घटिया क्यों। अच्छा, उसका शायद फेल होने का मेरा कॉरेस्पॉन्डेंस में एक कारण ये भी था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी पत्राचार में ज़्यादातर जो होते हैं अगंभीर छात्र होते हैं, जो कहीं जॉब कर रहे होते हैं, वो एडमिशन ले लेते हैं और वो जो गुटका होता है उसे रट के लिखते हैं। एक मेरा जो लेख है वो बहुत ख़राब है। मैंने लिख के काफ़ी कुछ लाया था मैं, लेकिन मैं गेहूं के साथ घुन पिस गया। तो मुझे भी उन्होंने मान लिया कि ये भी कोई ऐसा ही है और मैं फेल हो गया। लेकिन लक्ष्मी जी, जैसे आप इस सारे सिलसिले को बता रहे हैं कि जैसे क्लास 4 में आप फेल हुए, क्लास 9 में आप फेल हुए, आप ग्रेजुएशन में आप फेल हुए, आप जो उत्तर प्रदेश UP बोर्ड का जो एग्जाम है उसमें 10th में बाल बचे, उस किसी को तो आप बयान कर ही नहीं जाने। लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि फिर कैसे एक तरह से ऐसा कैसे शिक्षा में चमत्कार हो गया कि आपने MPhil की, आपने PhD की और आपने जो UGC का जो नेट है 11 बार क्वालिफाइड किया, वही JNU इसका माफ करें मुझे से व्यक्ति के लिए 1 बार टेस्ट करना पास होता है, उसमें से आपने 51 टेस्ट दिए, उसमें से 31 टेस्ट आपने पास कर दिए। ये चमत्कार फिर अचानक एकदम कैसे हो गया? ये तो उन बच्चों के लिए ज़्यादा प्रेरणादायक है जो अपना वो डिसिप्लिन मानते हैं, और वो एक साथ कैसे ऐसे चमत्कार। इसका मैं सबसे बड़ा कारण बताता हूँ कि महर्षि वाल्मीकि ने रामायण में एक बात कही है, कहीं योग वशिष्ठ में कही है कि उत्साह सबसे बड़ा धन है। एक तो मेरी बात यह कि वो उत्साह नहीं खोता कभी भी, मतलब मेरा हौसला बहुत आसानी से दिखता नहीं है। वो बात जरूर है कि BA में बार फेल हो गया। एक बार ऐसा लगा था कि बहुत मुश्किल है और मतलब नहीं हो पाएगा। 1 बार 2 बार मतलब मुझे काफ़ी में निराशा की स्थिति आई है, ऐसा नहीं कह सकता, बहुत मैं निराश रहा। लेकिन मुझे लगता है कि हमारा जो मूल्यांकन पद्धति है, जो शिक्षा पद्धति है, जैसे मैं आपको बताऊँ, मुझे बहुत सारी चीज़ें पढ़ने का पहले से भी शौक था, लेकिन आप मेरा टेस्ट ले रहे हैं अंग्रेजी में या व्याकरण में या गणित,
जिसके लिए मैं वो नहीं हूँ। हाँ। ठीक है, तो 10वीं तक वो करना था और आप हैंड राइटिंग देख कर आप नंबर दे रहे हैं। और यहाँ हमारे यहाँ मूल्यांकन पद्धति भी बहुत दोषपूर्ण है। और मैं पढ़ता भी थोड़ा कम था, मेरी रुचि नहीं थी मतलब, तो लेकिन मैं पढ़ता रहता था। तो ये चमत्कार कैसे हुआ एक साथ? फिर ऐसे कैसे चमत्कार हुआ? चमत्कार ऐसे हुआ कि रिकॉर्ड बन गया, मुझे लगातार पढ़ने की आदत थी जी। तो लगातार पढ़ने की आदत थी, तो उसके बीच में मैंने किसी तरीके से, जब मैं 3rd ईयर में, मैंने 2002 में एंट्रेंस दिया JNU का MA के लिए कि मुझे जब मैं 3 बार ड्रॉप आउट हो ही चुका हूँ तो कम से कम एक MA यहीं से हो जाए। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का परास्नातक का मैंने एंट्रेंस दिया 2002 में और मेरा वो पास हो गया। सोशियोलॉजी में भी दिया था, हिस्ट्री में भी दिया था। 3rd प्रेफरेंस जो मेरा था IR था, उसमें मेरा एंट्रेंस पास हो गया। तो मुझे बहुत खुशी हुई जब मैं JNU से MA करूँगा। कुछ मैंने क्लासेस भी कर ली 2-4 एडमिशन लेने से पहले, क्योंकि मेरा रिजल्ट अवेटेड था। तो बाद में मुझे पता चला कि मैंने कॉन्फिडेंशियल रिजल्ट निकलने की कोशिश करी थी यूनिवर्सिटी कॉरस्पॉन्डेंस से, तो मुझे पता चला कि मैं हिस्ट्री में फेल हो गया और कॉन्फिडेंशियल मार्कशीट में मैं मतलब मेरा एडमिशन कैंसिल हो गया। तो मुझे बड़ा झटका लगा। फिर अगले साल फिर से मैंने सोशियोलॉजी IR और हिस्ट्री में फिर से एंट्रेंस दिया, तो मेरा किसी भी विषय में नहीं क्लियर हुआ एंट्रेंस। तो मुझे लगा नहीं कोई बात नहीं। तो फिर इस बीच मैंने असिस्टेंट कमांडेंट का एग्ज़ाम भी दिया, बहुत तैयारी कर रखी थी। तो वो मेरा 2004 में क्लियर हो गया और मैं फिजिकल वगैरह सब हो गया था। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, मुझे जो बहुत पढ़ना है। और जब मुझे मेरा फाइनल 2002 में मेरा रिजल्ट आया फाइनल BA का, तो मुझे पता चला कि मैं 3rd डिवीज़न से पास हुआ हूँ। मेरे 39% है, बड़ी मुश्किल से पास हुआ। तो मैंने सोचा, मुझे अपने ऊपर पूरा भरोसा था कि मैं एग्ज़ाम तो मैं आराम से निकाल लूँगा कमांडेंट वाला। और मेरे घर वाले चाहते थे कि मैं सिविल सर्वेंट बनूँ। और लेकिन मैंने अपनी लाइफ में कभी कोई गोल नहीं बनाया। मुझे लगता था कि मैं कभी साधु बन जाऊँ, उसकी बनने की मेरी बहुत बड़ी इच्छा थी। कभी मुझे लगता था कि मैं कुछ करूँ, मतलब कुछ भी मेरा गोल फिक्स नहीं था। तो मैंने लाइफ में कभी कोई गोल भी नहीं, जैसे दिमाग में तो लाइफ का कोई गोल हो भी नहीं सकता। जीविकोपार्जन के लिए आप का करने का तरीका लाइफ का गोल नहीं होता। बिल्कुल। हाँ, ये बात मुझे उस समय भी पता थी कि जीविकोपार्जन के तरीके हैं, नौकरी वगैरह ये सब। लाइफ के गोल तो बहुत महान है, आपको खुद नहीं पता आप इस धरती पे क्यों हैं, अल्टीमेट ट्रुथ क्या है, हम क्यों हैं, क्या हैं, हमें नहीं पता। हम मरने के बाद कहाँ जाते हैं, हम मरने से पहले कहाँ थे, तो हमको नहीं पता है ब्रह्मांड का अनंत विस्तार। और हम इसको, ठीक है, नौकरी करनी चाहिए और आजीविका का साधन जुटाना चाहिए, लेकिन लाइफ के गोल तो बिल्कुल नहीं हो सकते। तो ये बात मुझे बहुत बेहतर ढंग से पता थी। तो फिर मैंने असिस्टेंट कमांडेंट वाले में मैं नहीं गया। फिर मैंने थोड़े दिनों राजनीतिक में भी रहा। मैंने समाजवादी छात्र सभा का मैं प्रवक्ता रहा और JNU में। फिर मैंने वहाँ इलेक्शन भी लड़ा समाजवादी छात्र सभा की तरफ से अध्यक्ष पद हेतु। मुझे बहुत कम वोट मिले क्योंकि मेरी पार्टी वहाँ कोई मजबूत नहीं थी, लेकिन मुझे लगा कि समाजवादी पार्टी, क्योंकि मेरे UP की पार्टी है, कोई बात नहीं, हम कम हैं तो। लेकिन इसी बीच एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। ये बिल्कुल आपने समाजवादी जो पार्टी है जिसकी छात्र शाखा है, उसके आप जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में प्रवक्ता रहे और उसकी तरफ से ही आपके अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा। एक चीज़ एक तरफ, लेकिन जो आपकी जो MPhil है, MPhil का जो विषय है वो तो आपकी BSP पॉलिटिक्स है। फिर आपने MPhil का BSP पॉलिटिक्स कैसे चुना, लेकिन एक तरफ जो आपकी विचारधारा थी वो समाजवादी पार्टी के साथ थी? इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि एक तो मेरा जो विचारधारा थी वो तो वैसे दलित मुद्दों पर ही थी, क्योंकि मैं दलित परिवार से संबंधित हूँ। पहली बात तो ये है कि अगर मुझे आपको छात्र राजनीति करनी है तो बसपा का कोई भी स्टूडेंट नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये कि मतलब मेरे कुछ व्यक्तिक मतभेद भी हैं बहुजन समाज पार्टी के साथ। कई बार आपने खुल के मैं बता रहा हूँ कि आप कुछ भी हो जाओ, मतलब मैं खुल के बोल रहा हूँ, बहन जी से आप कभी मिल नहीं सकते अगर आपके पास बहुत सारे पैसे नहीं है। हमारा परिवार 1980 से जुड़ा रहा, बहन जी से, काशीराम जी से, इन सब से जुड़ा रहा। दूसरी इनमें गड़बड़ एक और बहुत ज़्यादा है, दलित आदि जो इनकी राजनीति है कि आपको बिना पैसे के टिकट नहीं मिलेगा, आप मिल भी नहीं सकते ना कभी। आपने ऐसा प्रयास किया? नहीं, मैंने कभी ऐसा प्रयास नहीं करा, लेकिन ये जग जाहिर बात। जी बिल्कुल। तो हम ऐसी पार्टी, दूसरा इनका कोई स्टूडेंट नहीं। उससे बेहतर मुझे सबसे अच्छा लगा कि मैं मुलायम सिंह जी से व्यक्तिगत रूप से मैं इस वजह से प्रभावित था क्योंकि उन्होंने हिंदी को बहुत प्रमुखता दी। उन्होंने NDA का एग्जाम हिंदी में करवाना शुरू कर दिया, उन्होंने CDS का करवाना शुरू कर दिया। मतलब उनकी बहुत ही खास बात थी, मैं उनसे बड़ा प्रभावित था। तो मैंने इस वजह से समाजवादी छात्र सभा को ज्वाइन करा। जब मैं छात्र सभा का JNU में इलेक्शन लड़ रहा था तो किसी ने मेरे से पर्ची डाल के सवाल पूछे जाते हैं, ये भी पूछा कि आप दलित परिवार से हैं
और आप एक ऐसी पार्टी का समर्थन क्यों कर रहे हैं कि जो दलित विरोधी हो गई है, जो गेस्ट हाउस घटनाक्रम के बाद जैसा जिक्र करा उन्होंने। हम्म, तो मैंने कहा कि जो गेस्ट हाउस घटनाकांड के जो जिम्मेदार जो थे, हम्म, जो सफाई, तो फिलहाल बसपा में ही। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मेरा थोड़ा सा राजनीतिक वो रहा, मैं 2-3 साल सक्रिय रहा, मतलब बहुत ज़्यादा सक्रिय नहीं रहा। उसके बाद मैंने एमए जेएनयू को मैं आर्ट्स एंड एस्थेटिक्स का एंट्रेंस में टॉप किया था। अच्छा। हाँ, तो फिर मैंने वहाँ एडमिशन ले लिया, फिर मैंने 2 साल वहाँ आर्ट्स एंड एस्थेटिक्स में एमए की। वो कोर्स मेरा बहुत अच्छा रहा, वो बहुत स्मूथली चला, क्योंकि वो मेरी रुचि का विषय मुझे मिल गया था। बिल्कुल। डांस, ड्रामा वगैरह ये सब, वो मेरी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही। और उसके बाद मैंने 2006 में फिर से मैंने कमांडेंट वाला एग्जाम पास करा, लेकिन मेरी रुचि उसमें थी नहीं। मेरा नेट भी पास हो गया, मुझे लगा कि मेरी लेक्चरशिप मिल जाएगी। और मैं उसके बाद नाटकों में मेरी रुचि रही, और फिर उसके साहित्य में बहुत रुचि रही है। फिर मेरा एडमिशन नहीं हो पाया। 2007 में मेरे साथ भेदभाव किया गया, मेरे साथ ही नहीं बहुत सारे बच्चों के साथ। क्या कहाँ पर भेदभाव किया गया? जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के एमफिल एंट्रेंस में जितने भी बच्चे थे जो हिंदी भाषी प्रांत के थे, चाहे वो जनरल हो चाहे SC ST हो, कुछ के साथ जाति आधार पर भेदभाव हुआ, और कुछ जो उनके खांचे में फिट नहीं बैठ रहे थे उनके साथ भेदभाव हुआ। और जिन बच्चों को उनको एडमिशन देना था उनके लिए प्रोस्पेक्टस को बदल के उनको एडमिशन दे दिए गए। तो उसके खिलाफ मैंने RTI से नंबर पता करे। ये कब का वाक्य है? 2006। तो मैंने RTI एक्टिविस्ट बन गया मैं वहाँ से। मैंने RTI से अपने नंबर पता करे तो मुझे पता चला कि मुझे 30 में से 2 नंबर दिए गए। 30 इंटरव्यू में? हाँ। और जो 3 अन्य छात्र हैं उनको 30 में से 30 नंबर दिए गए। उनको 30 में से 30 क्यों दिए गए? आपको 30 में से 3 क्यों दिए गए? तो मैं ये बात उनसे पूछने गया कि आपने इनको 30 में से 30 नंबर क्यों दिए, और आपने तो मुझे 2 साल पढ़ाया है, और 30 में से 30 नंबर जिन 2 छात्रों को दिए गए उन्होंने, वो हमारे JNU के भी नहीं है, और उन्होंने सब्जेक्ट MA में पढ़ा भी नहीं है। तो ये कैसे संभव है? मैं नेट होल्डर हूँ और आपने मुझे 2 साल पढ़ाया है। तो ऐसा कैसे संभव है कि आप इंटरव्यू में 30 में से मुझे 2 नंबर दे रहे हैं और 3 छात्रों को 30 में से 30 दे रहे हैं? वो मेरे से 15 गुना अच्छे हैं। और इसी तरीके से आपने छांट के बहुत सारे जो दलित बच्चे हैं या हिंदी भाषी जनरल बच्चे भी हैं उनको बहुत कम नंबर दिए। तो ये कैसे संभव है? तो उन्होंने, मैंने कहा आप मुझे सफाई दीजिए। तो उन्होंने कहा हम आपको सफाई नहीं देंगे। हम आपको सफाई क्यों दें? तो इसी बीच में वहाँ JNU में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई, तो मैंने उसके अप्लाई कर दिया। वो आरक्षित वर्ग की थी, तो इस बात से वो बहुत ज़्यादा छिड़ गई। तो फिर मैंने वो इंटरव्यू दिया। उसमें मैं मानता हूँ कि मैं उस समय असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल नहीं था। मैं बिल्कुल ऑनेस्टली बता रहा हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ MA और UGC नेट था। वहाँ मेरे से ज़्यादा योग्य लोग थे, उससे मुझे कोई समस्या नहीं, वहाँ उनका सिलेक्शन हुआ। मैंने सुप्रीम कोर्ट में केस किया कि मेरा एडमिशन क्यों नहीं हुआ। और शुरू में JNU ने कहा था कि हम सिर्फ ये कोर्स उन्हीं के लिए है जिन्होंने आर्ट्स एंड एस्थेटिक्स सब्जेक्ट पढ़ा है, प्रोस्पेक्टस में लिखा है, या उनकी ब्रांचेस में MA किया है, वही MPhil में एडमिशन ले सकते हैं। इन्होंने बिना नोटिफिकेशन के एलिजिबिलिटी बदल दी। अच्छा। तो मैंने पूछा कि आपने क्या नोटिफिकेशन निकाला था एलिजिबिलिटी बदलने से पहले? और बिना नोटिफिकेशन के एलिजिबिलिटी दे दी, और जो जिनको एडमिशन देना है वो 30 में से 30 नंबर दे दिए। नहीं, वो 30 में से 30 जो आप कह रहे हैं, 30 में से 3 जो कह रहे हैं, वो आपको कैसे लगा? कैसे कि कोई अंदर से सिफारिश या जाति आधार? या जाति आधार? नहीं, जाति आधार भी था। जैसे कि जो नंबूदरीपाद का एक पोते थे अमित परमेश्वरन, जो कम्युनिस्ट मुख्यमंत्री थे पहले, उनके लड़के को 30 में से 30 नंबर दिए, और 2 उनके कनेक्शन भी थे। अच्छा। कनेक्शन भी थे, जो टीचर्स थी, जो वहाँ के शिक्षक गण थे जो इंटरव्यू लेने वाले, उनके कुछ पर्सनल कनेक्शन थे कि इनको तो लेना ही है और इनको नहीं लेना। और जिनको लेना है कि सुनिश्चित कर दिया जाए कि 30 में से 30 नंबर दो, इनका एडमिशन हो ही जाए। जैसे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की बड़ी एक सम्मान और समरूपता की छवि है कि यहाँ कोई भेदभाव नहीं किया जाता, ऐसा कुछ छवि को धक्का नहीं लगा आपके मामले से? नहीं, बहुत भेदभाव है वहाँ। अच्छा। और जो प्रोग्रेसिव कहलाने वाली राजनीति वाले लोग हैं वो बहुत ज़्यादा भेदभाव भी करते हैं वहाँ। ऐसा नहीं है, मैंने तो लगातार RTI फाइल करके वहाँ ऐसा माहौल बना दिया कि कम से कम आर्ट्स एंड स्टडीज़ में किसी बच्चे को 2 नंबर तो नहीं मिलते। हाँ। लगातार मैंने अखबारों में निकाल के RTI फाइल करके पोस्टर पर्चाबाजी करके एक ऐसा माहौल वहाँ क्रिएट करी। तो फिर मेरा एडमिशन नहीं हुआ। अगले साल मैंने जामिया में एडमिशन ले लिया और मैं सुप्रीम कोर्ट में केस हार गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यूनिवर्सिटी की ऑटोनॉमी है और वो जब चाहे एलिजिबिलिटी बदल सकते हैं, और 2 नंबर वाले पे वो मतलब मामला उन्होंने कुछ कहा नहीं, कोई खास डिसीजन नहीं लिया। तो उससे मुझे उन्होंने कहा कि आर्ट्स एंड एस्थेटिक्स का मतलब होता है ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट की सारी ब्रांच। आर्ट्स एंड एस्थेटिक्स का मतलब तो होता है ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट की सारी ब्रांच। मुझे नहीं पता था कि ये जो मेरी हार है ये एक समय मेरी जीत बन जाएगी। मैं बताऊंगा उसको। जी जी बिल्कुल। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि आर्ट्स एंड स्टडीज की जो ब्रांचेस हैं वो ह्यूमैनिटीज के सारे सब्जेक्ट होते हैं, और यूजीसी का नियम है कि अगर आपका एमए का सब्जेक्ट यूजीसी की ब्रांच यूजीसी उसमें नेट कंडक्ट नहीं कर पाती तो आप
किसी भी सब्जेक्ट में मिलते जुलते में नेट दे सकते हो। नहीं दे सकते। और सुप्रीम कोर्ट का मेरे पास डिसीजन था, तो मैंने अलग अलग सब्जेक्ट में नेट, ह्यूमैनिटीज के किसी भी सब्जेक्ट में नेट नहीं दे सकता, अच्छा, क्योंकि मेरे पास ये ऑर्डर आ गया था बिल्कुल, बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट का। तो इसी वजह से मैंने फिर 11 बाद में 11 सब्जेक्ट में नेट करा। हाँ। लेकिन इस बीच में मैंने एमफिल करी, जामिया मिलिया इस्लामिया में गया, 2009 में मेरी एमफिल हुई, 2007 से बीएसपी पॉलिटिक्स पर। हाँ, बसपा की और राजनीति में मैंने पॉलिटिक्स करी। मैंने अपने तथ्यों के आधार पर बताया कि किस तरीके से बसपा ने जो बेस था कांग्रेस का, वो जो दलित वोट था, उसको कैसे खींची, कैसे उत्तर प्रदेश में। हाँ, जैसे मैं एक एग्जांपल मैंने दिया था कि एक समय बसपा के मतलब कांग्रेस के पास 80 दलित विधायक थे और मंत्री थे कुल 17 या 20 मंत्री थे। 80 में से नहीं, मतलब टोटल जो मंत्रियों की संख्या थी उस समय कांग्रेस के करीब 20 से आसपास मंत्री थे। उनमें जो दलित विधायक थे वो 3 ही थे। तो कांग्रेस ने कभी एड्रेस नहीं किया दलितों की समस्याओं को। इस वजह से बहुत तेजी के साथ बीएसपी ने जो पूरा का पूरा जो ट्रेडिशनल वोट बैंक था, हाँ, जो समय कांग्रेस का था, हाँ, उसे असरसन के थ्रू वो हासिल कर ली। ये आपकी जो हाँ, एमफिल कहती है। हाँ, ये मेरी एमफिल कहती है। और ये एक कारण नहीं है, बहुत सारे कारण हैं। जैसे उन्होंने कल्चरल पॉलिटिक्स करी, गांव-गांव में जाके उनको महसूस करवाया कि ये तुम्हारी पार्टी है। जैसे काशीराम और मायावती शुरू में जो जनसभाओं में जाके बोलते थे कि जो भी ब्राह्मण और बनिया है और जो क्षत्रिय है हमारी सभा से निकल कर चला जाए। हाँ, जैसे ये इसके पीछे एक कारण था। मैं इसी बात को आपकी को आगे बढ़ाऊं। जैसे उस समय चूंकि आप तो एमफिल हैं बीएसपी पॉलिटिक्स में, उस समय उनका एक नारा था कि तलक तराजू और तलवार, उनको मारो जूते चार, बड़ा बहुत चला। मुझे ऐसा लगता है कि शायद आप सहमत होंगे कि उस नारे ने बहुत क्रांतिकारी काम किया। हाँ, अब मैं इसका बताता हूँ क्योंकि दलित समाज के मन में क्षोभ है, हजारों साल पुराना जो अत्याचार होता आया है, जो जुल्म सितम अभी भी होते आए हैं। तो इस तरह के जो नारे हैं वो किसी तरह का ना एक सुकून देते हैं, तो वो साइकोलॉजिकल है, वो मनोवैज्ञानिक है, तो एक थोड़ा सा सुकून मिलता है। और जब भी मिलता है कि भैया यहाँ से आप निकल के चले जाए, आपका यहाँ कोई काम नहीं, तो दलितों को लगा कि नहीं यही है हमारी पार्टी। अच्छा, ये नेगेटिव पब्लिसिटी हुई, बाद में तो सब ब्राह्मण भी आ गए, राजपूत भी आ गए, तो वो तो एक स्ट्रेटेजी थी, एक मोमेंट के लिए था वो। तो वैसे तो किसी को कोई दिक्कत उस समय भी नहीं थी। हाँ, लेकिन ये कि प्रचार करना था, तो ये इसने बहुत अच्छा भी करा ध्रुवीकरण। बाद में खैर बसपा ने उस नारे से कहा कि हमने कभी नारा दिया ही नहीं था, लेकिन ये बात सच है, नारा दिया। वर्तमान में तो आप सहमत नहीं है बसपा की पॉलिटिक्स से और बसपा के लोगों से? नहीं, मैं सहमत नहीं हूँ, लेकिन मैं इसका मतलब मैं जस्टिफाई करूंगा कुछ मामलों में, जब बसपा को मैं जस्टिफाई भी कर सकता हूँ। जैसे कि अपराध नियंत्रण और दंगे न होने देंगे, इसमें कोई नहीं कह सकता कि बीएसपी ने अपराध नियंत्रण नहीं किया या दंगे नहीं होने दिए। और जो बहुत सारे लोगों ने ये बात लेकिन बहन जी की हजारों करोड़ की संपत्ति के बारे में तो आप कुछ कहेंगे? देखिए, जहाँ तक बात है करप्शन की, तो करप्शन तो यहाँ संस्थागत रूप ले चुका है, इसके बारे में तो कुछ कहा नहीं जा सकता, सब कमा रहे हैं। जैसे वो कौन थे, वो क्या नाम, प्रीतिश नंदी जी ने वो जो कहा था, जो उन्होंने कहा था, वो नंदी जी ने कहा था, नहीं क्या नाम है उनका, नाम भूल गया मैं, कि दलित तो करप्शन करना भी नहीं आता। तो करप्शन तो यहाँ ऊपर से नीचे तक है, तो मायावती जी ने भी कर लिया है। आप स्वीकार कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं, बिल्कुल। आप ये कहना चाह रहे हैं कि दलित करप्शन नहीं करता? अगर मायावती जी ने किया है 1000 करोड़ रुपए का जो चर्चा में, आपको बता रहा हूँ, नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन मैं उसका भी जस्टिफिकेशन दूंगा कि करप्शन ऐसा ही नहीं है। जो मीडिया है, खास तौर से मैं आपको खोल के बता दूं कि मीडिया में ज्यादा ब्राह्मण है या कायस्थ है, जो उनको मीडिया में करप्शन, लालू, मुलायम और माया का, उनको पहले जीप घोटाले से बात शुरू करिए आप। हाँ, बिल्कुल, आप जीप घोटाले से बात शुरू कीजिए, तो करप्शन तो कितना हुआ है। नहीं, ये आपका आरोप नहीं है भारतीय मीडिया पर कि भारतीय मीडिया में ब्राह्मण और कायस्थ है? बिल्कुल, ये आपका आरोप नहीं है? पूरा खुल गया है। नहीं, रास्ते और द्वार तो सभी के लिए खुले हुए हैं। नहीं, अब आप देखिए कि मतलब जो मीडिया एक प्राइवेट एंटरप्राइजेस है जी, उसमें ऐसा तो कोई नहीं है कि आरक्षण। तो खैर मैं ये भी नहीं कह रहा कि उसमें रिजर्वेशन दो, उनकी मर्जी में कुछ भी लिखें। जैसे मैं आपको बता दूं, क्या लालू से पहले जब बिहार में जंगल राज नहीं था, मैं आपके बिहार के मजदूरों से बात करूं तो आपको उनसे पता चलेगा कि सुबह शाम के खाने पर और कपड़े, पुराने कपड़े देकर 2-2 रुपए में पूरे दिन मजदूरी करवाते थे। बिहार से इतना पलायन होने का क्या कारण है? आप किसी शायद उच्च जाति व्यक्ति से भी वहाँ पूछ सकते हैं, ब्राह्मण और भूमिहार से, अगर वो बहुत ईमानदारी से बताएगा तो ये बताएगा कि हाँ, लालू ने वहाँ के दलितों को आवाज दी। इसी तरीके से मायावती जी का रोल रहा, उनका एक नारा था भूरा बाल। मायावती जी का भी एक रोल रहा
कि उन्होंने मतलब एक संबल प्रदान करा, एक साइकोलॉजिकल फीलिंग दिया। हम हजारों साल से हमारे पास हम पावर स्ट्रक्चर का हिस्सा नहीं रहे, तो हम पावर स्ट्रक्चर का हिस्सा हैं। देश में कोई ऐसा तीर्थ स्थल नहीं है कि जहाँ जाके दलित गर्व कर सके, तो उन्होंने नए तीर्थ बनाए अम्बेडकर पार्क जैसे। वो बात अलग है कि उसको घोटाला हो गया, वो हो गया, मैं उसको घोटाले को मैं जस्टिफाई नहीं करा, करप्शन को जस्टिफाई नहीं करा, ठीक है। मैं उस करप्शन वाले बिंदु में उनके साथ नहीं हुआ, क्योंकि मेरी एमफिल PhD इसी टॉपिक पे है, तो ये सब हुआ। तो मेरे उस पर BSP की पॉलिटिक्स की मैंने बसपा को क्रिटिसाइज भी करा कई मुद्दों पर अपनी एमफिल में, ऐसा नहीं जस्टिफाई नहीं किया। जैसे मैंने इस मुद्दे पे जस्टिफाई करा, बहुजन समाज की बात कर रहे हैं, तो बहुत सारे बहुजन ऐसे हैं कि जो मूल निवासी की जो थ्योरी है, DNA टेस्टिंग होने लगे, तो मूल निवासी की जो थ्योरी है वो घर बना जाएगी, यानी आप एक विवादित मुद्दे को जन्म दे रहे हैं। हाँ, और दूसरी बात ये भी है कि आप एक जैसे कि जो मुद्दे को जन्म दे रहे हैं। अपर कास्ट आपने मुस्लिम्स को ले लिया है, तो वो कहाँ से मूल निवासी है? तो वो भी मूल निवासी नहीं। ये मैंने अपनी एमफिल में सवाल करा। उसके बाद मैंने जामिया से आपने दलित साहित्य में PhD ली थी। दलित राजनीतिक कला पे मैंने PhD करी थी। दलित राजनीतिक कला जो नेपाल और भारत में, अच्छा। उस पर मैंने PhD करी। और मैं इस नेपाल की राजनीतिक दलित राजनीतिक कला पर एक भी सिंगल आर्टिकल तक नहीं था, तो मुझे बहुत चैलेंजिंग लगा ये टॉपिक और मजा आया मुझे। मैं अपनी प्लेटिना से गया, 3-4 बार गया। नेपाल में 77 जिले हैं, हाँ, प्लेटिना से 100 cc की बाइक से मैंने 48 जिले घूमे और वहाँ दलितों से बात करी और सारा डेटा कलेक्ट किया। और मैंने PhD सबमिट करी 2016 में, और 18 में मुझे मेरी PhD अवार्ड हुई। इस बीच में मैं बताना चाह रहा हूँ कि 2006 में मेरा नेट हो गया था, UGC नेट इंडियन कल्चर में। फिर मुझे लगा कि कोई दिक्कत नहीं, फिर एक नेट तो है। फिर 2 साल मुझे डांस और ड्रामा में GRF पास करने में लगे, तो बड़ा मुश्किल एग्जाम था, तब लिखना पड़ता था। और लिखने में लेकिन मेरा डांस और ड्रामा मैंने GRF पास करा। एक ही सीट थी SC ST की, तो उसमें मैंने टॉप किया और मेरा बहुत ही अच्छी रैंक आई। हाँ, तो मेरा डांस और ड्रामा में GRF हुआ। उसके बाद मैंने पॉलिटिकल साइंस में नेट किया, सोशियोलॉजी में नेट किया, और 11 विषय से नेट क्वालिफाइड है। जैन स्टडीज़ में नेट किया, बुद्धिस्ट स्टडीज़ में नेट किया, गांधी स्टडीज़ में नेट किया, पीस स्टडीज़ में नेट किया, अरब कल्चर में नेट किया, इस्लामिक स्टडीज़ में नेट किया, एंथ्रोपोलॉजी में भी मैंने नेट का एग्जाम दिया। जबकि मेरे पास अभी तक एंथ्रोपोलॉजी की कोई किताब उस समय तक मेरे पास नहीं थी, क्योंकि मैं पढ़ने की मुझे बहुत ज़्यादा आदत है। मुझे कोई मतलब नहीं होता कि ये पढ़ाई मेरे काम आएगी नहीं, मैं बस किताब उठाता हूँ और पढ़ता हूँ। बहुत सारे लोग पढ़ते हैं कम्पिटिटिव एग्जाम पास करने के लिए, या कहीं मतलब मकसद होता है लोगों को। मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं होता कि ये पढ़ के मुझे क्या मिलेगा। मुझे पढ़ना है तो पढ़ना है। जैसे मैं ईसाइयों का इतिहास पढ़ता हूँ, या मैंने बहुत सारे जो जिलों की गजेटियर्स जाके पढ़े कि किस जिले का क्या इतिहास है, अपने जिले का क्या इतिहास है, हमारे जिले में डेमोग्राफी क्या है। तो मैंने 300-400 जिलों के गजेटियर्स पढ़े, उनके इतिहास के बारे में पढ़ा, काफ़ी मैंने पढ़ा। तो उसके आधार पे मेरा 5 नंबर से मेरा एंथ्रोपोलॉजी में नेट रह गया, ये तो उसमें भी हो गया होता अगर मैंने एक भी किताब बेसिक पढ़ी होती। उसका क्या इतिहास है कि आपने 51 टेस्ट जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में दिए और 31 टेस्ट आपने क्वालिफाई किए। ये तो उन हमारे विद्यार्थियों के लिए बड़ा आश्चर्यजनक है, या उस हम जैसे लोगों के लिए बड़ा आश्चर्यजनक है जो JNU में प्रवेश पाने का सपना देखते हैं। जब मैं ड्रॉप आउट हुआ JNU से, तो मुझे लगा कि मैं कम पढ़ा लिखा आदमी, मैं फेलियर स्टूडेंट रहा हूँ। तो मेरे दिल में एक जुनून था कि मैं इस सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी जो भारत में सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी है, इसका बार एंट्रेंस पास करूँ। तो मैंने लगातार 8 बार BA का एंट्रेंस दिया, 96 से लेकर 2003 तक। और मैंने 14 बार करीब पार्ट टाइम का एंट्रेंस दिया, और कम से कम मैंने 12 बार MPhil का एंट्रेंस दिया, 12 बार ही मैंने MA का एंट्रेंस दिया, और 5-6 बार मैंने डायरेक्ट PhD का एंट्रेंस दिया। मैं खुद भूल जाता हूँ कभी कभी मैंने कितनी बार कितना एंट्रेंस दिया, लेकिन टोटल मैंने 31 बार मैंने एंट्रेंस पास करा, जिसमें से 8 बार 20 बार तो लैंग्वेज ही है, और MA और MPhil और PhD। तो बस सिर्फ मैंने अपनी नॉलेज टेस्ट करने के लिए दिया। फिर मुझे लगा कि जब नॉलेज ही टेस्ट करनी है तो किसी बड़े एग्जाम में करा जाएगा, तो फिर मैंने UGC नेट के एग्जाम में दिया। बहुत सारे लोग मेरे से भी सवाल करते हैं कि आप PCS का एग्जाम भी दे सकते थे, या सिविल सर्विस का एग्जाम। मुझे जैसे कि ये एप्टीट्यूड टेस्ट है, जो रीजनिंग है मेरी वो बहुत कमजोर है, गणित में मैं कमजोर हूँ, वो मेरे लिए फिट नहीं। आप मेरे से डायरेक्ट फैक्ट पूछिए, मैं बताऊँगा। अगर और लेकिन आप तो प्रशासनिक अधिकारी बनना चाहते नहीं ना, जैसे आप। हाँ, मेरी कभी इच्छा नहीं है, कभी मेरे दिल से कभी इच्छा नहीं रही है प्रशासनिक अधिकारी बनता। अगर मेरी इच्छा होती हाफ भी, मतलब हाफ हार्टली मैंने एग्जाम दे जरूर है, तो मैं हो गया होता, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। हाँ, मुझे ऐसा कभी नहीं लगा
क्योंकि मुझे यायावर बनना था या कुछ और करना था, लाइफ में कभी कोई गोल नहीं बनाया। मेरे पास तो अभी भी 3 अटेम्प्ट हैं पीसीएस के, मैंने 2 बार पीटी भी पास करा पीसीएस का। तो कभी मुझे ऐसा लगा नहीं, मैं असल में मैं जैसे कि अगर एग्जाम के लिए पढ़ रहा हूँ तो मैंने कोई किताब उठाई तो सोशियोलॉजी की किताब पढ़ाई, तो फिर मुझे कोई और टॉपिक पता चल गया तो फिर मैं नेट पे पढ़ के उस दूसरे टॉपिक के बारे में पढ़, मुझे इस बात की कोई चिंता नहीं कि 2 दिन बाद एग्जाम, मुझे बस पढ़ने में मजा आता तो मैं पढ़ता हूँ। अच्छा, दूसरा एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही, जिस तरह की भारतीय भाषा की वो बात करी, सारी चीज़ों की बात करी है, आप अपनी बेबाक टिप्पणियों के लिए बड़े जाने जाते हैं। सोशल मीडिया में कई बार आप जैसे अभी आप टिप्पणी कर रहे थे कि दलित ब्राह्मण उच्च, तो ये जो टिप्पणियाँ हैं आपकी कई बार कई लोगों को आहत करती हैं। इसके बारे में बताऊंगा मैं आपको। मैं बात देखिए, हम जो है ना एक ऑर्गेनिक समाज है, हम एक शरीर के समान हैं, चाहे मतलब हम ले सकते हैं। बाबा साहब ने भी एक बात कही थी कि मैं डेमोक्रेटिकली जाऊँ, ठीक है, हमें मारपीट नहीं करनी, हमें झगड़ना नहीं है, सबको साथ लेके चलना है, ठीक है। असरसन करते रहो आप, दलित का असरसन भी बना रहना चाहिए। मेरा मानना है कि व्यक्ति में जातीय चेतना होनी चाहिए, वो अपनी जातीय हितों की बात करे, लेकिन जिस जातीय भेदभाव का वो खुद शिकार हुआ है वो दूसरों के साथ ऐसा ना करे, ये मेरा पूरा मानना है। बिल्कुल, मैं जातीय चेतना मेरे अंदर है, मैं दलित हूँ, लेकिन मैं कल को किसी दलित ने किसी ब्राह्मण के साथ, किसी राजपूत के साथ कुछ गलत करेगा तो मैं उसके समर्थन में बिल्कुल भी नहीं हूँ। हाँ, लेकिन अगर उसके साथ कोई जुल्म होगा, उसके साथ हम मिलिटेंट तरीके से खड़े रहेंगे, क्योंकि जातीय द्वेष वगैरह का कोई स्थान नहीं होना चाहिए, हमें बहुत क्रिएटिव तरीके से जाना चाहिए। और मेरी तो पीएचडी दलित पॉलिटिकल आर्ट पर है कि क्रिएटिव आदमी किस तरीके से अपने संघर्ष को उकेरता है, उसको पेंटिंग करता है कविता के माध्यम से, उसमें ज़्यादा क्रिएटिविटी होती है। और हम सौभाग्यशाली हैं और कि हमें नेहरू जैसे, गांधी जी जैसे, अम्बेडकर जी जैसे नेता मिले कि उन्होंने हमें डेमोक्रेटिक पाथ दिखाया। तो मेरा मानना है कि हमारे देश में, समाज में बहुत गड़बड़ी है, बहुत करप्शन है, बहुत जुल्मो सितम है, बहुत कुछ है, मैंने झेला है, खुद भी झेला है, लेकिन फिर भी हमें मतलब लोकतांत्रिक पथ ही अपनाना चाहिए और जातीय आधार पे या कुछ भी आधार पे लोगों को स्टीरियोटाइप नहीं बनाना चाहिए कि ब्राह्मण तो ऐसे होते हैं, खासतौर से दलितों को तो बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्टीरियोटाइप हमारे बात कि ब्राह्मण मतलब कुटिल होंगे, बनिए कंजूस होंगे, चमार गंदे होंगे, हमें कभी भी स्टीरियोटाइप बनाने से बचना चाहिए। जातीय चेतना और जरूर होनी चाहिए, जातिवाद नहीं करना चाहिए। दूसरा, जिस तरह से अभी जो 30 साल पहले जो मायावती जी भाषा बोल रही थी छोड़ो समाज के लिए देश दुनिया में, वही भाषा अब एक नए उभरते राजनेता आए हैं, चंद्रशेखर रावत जी, वही भाषा और वही कदम चंद्रशेखर जी अपना रहे हैं, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, और वो आपके, जहाँ तक मुझे जानकारी, आपके मूल शहर के बड़े नज़दीक से है। हाँ, तो मेरा मानना है कि जैसे कि वहाँ जब गांव में जब दलित झेलते हैं ना जातिवाद, तो मन में बहुत ज़्यादा कड़वाहट आता है। 21वीं सदी में तो संभव नहीं है, जिस तरह से पूरे लॉ बने हुए हैं, आयोग बने हुए हैं, एससी आयोग, एसटी आयोग, ओबीसी आयोग, उपयोगिता कहाँ है? हाई कोर्ट की डायरेक्शन, जब मैं मेरे साथ भेद हुआ हुआ है, मैं बताऊँ। जी बिल्कुल। जब मैं सुप्रीम कोर्ट में केस हारता, जब हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट नहीं न्याय कर पाया, तो जो लोग जो गांव में रहने वाले हैं, जो झेल रहे हैं, तो उनकी जबान में कड़वाहट होना तो स्वाभाविक है। मैं इसके बारे में इसके बारे में आपको एक बहुत ही जबरदस्त तर्क देता हूँ कि आज जो हमारे समाज में सांप्रदायिकता व्याप्त है, उसका कारण ये है कि हिंदुओं के दिमाग में बैठा हुआ है कि 800 साल तक हमें मुसलमानों ने हराया और मुसलमानों को लेके बहुत ज्यादा कड़वाहट है। आम मुसलमानों ने तो उनका कुछ नहीं करा, तो उस हिसाब से अगर दलित उच्च जाति के बारे में सोचें तो गाली तो दे रहे हैं, तो बहुत हल्का चीज है, इससे तो कुछ भी नहीं है, इससे आगे भी जाना चाहिए। नहीं, अगर जो सांप्रदायिकता है, जैसे जितना नफरत अपर कास्ट हिंदू या जितने भी हिंदू समाज है उसमें चाहे कुछ दलित भी आ जाए, जितना वो मुसलमानों के प्रति उनका वैमनस्य है और उसको जस्टिफाई करते हैं, तो उस हिसाब से तो ये लोग बोल ही तो रहे हैं, तो वो तो एकदम जस्टिफाइड है। असरसन उसका भाई, आपने तो हमें मतलब जो उच्च जातियां हैं बहुत मतलब कई उससे काट कर रखा है मुख्य समाज से, लेकिन अब जो ये बोल ही तो रहे हैं, तो जस्टिफाइड है। यानी आप उस चीज पर स्टाम्प करते हैं कि जो मायावती जी 30 वर्ष पहले बोल रही थी, या जो आज चंद्रशेखर रमण जी बोल रहे हैं, या कई बार और दलित नेता जो बोलते हैं, क्या आप उस पर स्टाम्प करते हैं, वो सही बोलते हैं? देखिए,
कभी कभी होता ये है कि जो जो राजनीतिक व्यक्ति होता है ना, उसके कुछ मोटिव्स होते हैं, मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर सकता। लेकिन आप ग्रामीण स्तर पे जाके देखेंगे, आप गांव के लेवल पे जाके देखेंगे तो उत्पीड़न इतना ज्यादा है, उत्पीड़न अभी भी बहुत ज्यादा है, बिल्कुल उत्पीड़न ज्यादा है। मैं लक्ष्मणपुर बातें गया, मैंने देखा वहाँ बिहार के गाँव में जाओ आप कभी, आप ऐसा करिए कि अभी आप शो में किसी गांव के दलित को, या बिहारी दलित को जिसकी उम्र 50 या 60 साल हो, उससे आप पूछें कि 40 साल पहले बिहार में कि गांव में जीवन कैसा था 30 साल पहले, तो वो आपको बता देगा। वो ये हमारे बड़े बुढ़े जो हैं, मेरे बाबा ने मुझे बोला था एक बार, मेरे बाबा दूसरे कास्ट थे, तो उन्होंने एक बार मुझे बोला, मैंने अपने बाबा से पूछा कि बाबा आप तो पढ़ने में बहुत होशियार हो, आप आगे क्यों नहीं पढ़े? तो मेरे बाबा ने मुझे साफ साफ बोला कि भाई हम चमारों के जातकों को बैठने नहीं देते स्कूल। अच्छा। ये तो मेरे पापा पढ़ने में बहुत तेज थे, वो बहुत पता नहीं। तो मुझे लगा कि वो तो मेरे पापा 1909 या 10 की पैदाइश थी, तो 1920 में उनके साथ दशक में ऐसा काम हो रहा था, तो हमारे साथ जेएनयू में ऐसे हो रहा है कि हमें 30 में से 2 नंबर दे रहे हैं। जेएनयू के बारे में बड़ा समानता है, बड़ी इक्विटी। तो मैंने यही सोचा कि भाई ठीक है, हमारे बाबा नहीं लड़ पाए, लेकिन हम तो लड़े, लेकिन हमने लड़ाई करी, हम सुप्रीम कोर्ट में आ गए। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं। उस दिन मुझे ऐसा महसूस हुआ कि चलो मैं तो एक संपन्न परिवार से हूँ, एक दलित संपन्न परिवार से, मैं सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। अब आपको मैं मतलब थोड़ी सी कड़वी बात भी है, बिल्कुल सच्चाई बात है, बिल्कुल सच है। आपको अगर भारतीय लोकतंत्र का पता लगाना है तो आप या किसी तहसील में या कलेक्ट्रेट में जाके या किसी पुलिस विभाग के कार्यालय में जाके आप पता लगा लीजिए कि मतलब हमारा लोकतंत्र के आम आदमी जाके बन के आप किसी विभाग के दफ्तर में चले जाएं और आपको पता चल जाएगा आप हमारा लोकतंत्र कितना मजबूत है। कोई जेन्युइन काम है, रजिस्ट्री ऑफिस में चले जाएं। तो अगर जो वर्बल कड़वाहट है, जो शाब्दिक कड़वाहट है, जैसे आपने कहा, आपने कविता के माध्यम से कुछ अपनी बात, अपना आक्रोश प्रकट किया, बिल्कुल तुम्हें बोल ही तो रहे हैं ना, तुम्हें बोलने दो, बोलने तो दो ना कम से कम। अब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो बोल रहे हैं वो वाजिब है, उनकी बोलने से उनकी स्वतंत्रता है। हाँ, बोलने की उनकी स्वतंत्रता है, मतलब जब तक वो हिंसा को प्रमोट नहीं करेंगे, भाई किसी को मारा जाए, ये बहुत मतलब ऐसी बात नहीं करने की जिससे कि मतलब कि हिंसक हुआ जाए, डेमोक्रेटिक स्पेस में, बिल्कुल डेमोक्रेटिक स्पेस में। तो आपको पता चल जाएगा कि तहसील में जाके या कहीं भी मतलब किसी रजिस्ट्री ऑफिस में जाके या किसी पुलिस उसमें जाके आपको पता चल जाएगा कि हमारा लोकतंत्र कितना मजबूत है। ये बात तो आप जस्टिफाई होना पड़ेगा। तो उस हिसाब से तो जुल्म सितम तो है, कम हुआ है काफी, और लेकिन अभी तो सारी समस्याएं खत्म तो नहीं है। मैं राजस्थान में रहा हूँ 6 साल सरकारी सेवा के दौरान, मुझे वहाँ पता चला कि आप जयपुर से बाहर 25 किलोमीटर दूर चले जाओ और वहाँ दलितों को अभी भी अलग कपों में चाय दी जाती है, और ऐसा नहीं कि वो लोग गंदे रहते हैं, अभी भी। हाँ, अभी भी बीकानेर में बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया, घोड़ी पे नहीं चढ़ने देते, तो चलो ठीक है ट्रेडिशन, मतलब इस तरह की पता नहीं कितनी घटना है। कई बार हम लोग भी समाचार पत्रों में चीजों को पढ़ते हैं, ये सच्चाई है, तो सच्चाई है। तो अगर वो कोई बोल ही तो रहे हैं तो बोलने को ना, उनको कम से कम एग्रेशन तो कम होगा। जैसे लोग बोलते हैं ना कि जो एक कथारसिस होता है कि मतलब एक रुदन या विलाप, तो अगर वो भी है ना एग्रेशन में, तो उससे आदमी का मन शांत हो जाता है। जैसे मैं ये नहीं कहता कि गाली दो, लेकिन कम से कम बोलने से आप उसको डेमोक्रेटिकली लीजिए। आप पेंटिंग बनाओ, इसका बहुत बेहतर तरीका है, पेंटिंग बनाओ, पक्ष रखने का। हाँ, ये बिल्कुल। ये आप तो बड़े साहित्यिक व्यक्ति रहे हैं और किसानों के उसमें बड़ा योगदान है। अंतर्राष्ट्रीय किसान परिषद के आप संस्थापक संस्थापक सदस्य हैं, मेरा कदम आप हमेशा किसानों के पक्ष में भी आवाज़ उठाते हैं। उसी के साथ एक डॉक्टर लक्ष्मण सिंह जी, मेरा एक सवाल और है, इन सारी चीज़ों के साहित्य, शिक्षा, संस्कृति, किसान आंदोलन और आपका जो दलित राजनीति है, इन सारी चीज़ों के तहत आप सेक्सुअल फ्रीडम के लिए बात कर रहे हैं। एक मूवमेंट, आपका एक मूवमेंट है जिसको आप चला रहे हैं सोशल मीडिया पर और फिजिकल भी। मुझे जहाँ तक याद है, लगभग 10 वर्ष पहले एक आपके कार्यक्रम में शामिल हुआ था जनता मिलकर, जिसमें आप फ्री सेक्स ऐसा कुछ के लिए का आंदोलन चला रहा है। आजकल भी आप सोशल मीडिया पर उसमें सक्रिय है, वो आंदोलन आपका क्या है? 2009 में जब जो गे और जो होमोसेक्सुअल समलैंगिक लोग हैं जब ये परेड निकालते थे, तो मेरे दिमाग में भी आया कि जो हेटेरोसेक्सुअल है, जो पुरुष और स्त्री का जो संबंध होता है, इस पर कोई बात नहीं होती, और हमारा समाज जो है बहुत उदार रहा है। जैसे मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। मैंने वाल्मीकि रामायण पढ़ी है, मूल वाल्मीकि रामायण में जब लक्ष्मण का वनवास हो रहा था, वो जा रहे थे, वन गमन हो रहा था, तो उनका तो लक्ष्मण ने तड़पते हुए कहा कि हम ऐसी अयोध्या में कब वापस आएंगे जहाँ ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं हैं और वहाँ सजी हुई वेश्याएं। अच्छा, ये वर्णन है वाल्मीकि रामायण में, ठीक है। प्रभु श्री राम ने खुद कहा है, मनुष्य के कार्य को प्रेरित करने वाली सबसे बड़ी शक्ति काम भावना है।
आप ये देख ही रहे हैं, हमारा दिल्ली में आप देख लीजिए, अगर महिलाओं के शरीर से उनका जो यौन सुख वाला पक्ष अगर निकाल दिया जाए तो वह रात को आराम से घूम सकती है। बिल्कुल, तो सेफ्टी है। और लेकिन हमारा देश भी काफ़ी लिबरल था, उदार था। विक्टोरियन जो मोरलिटी जो इंग्लैंड की रानी थी वो बहुत ज़्यादा मोरलिस्टिक थी। उसकी वजह से हमारे यहाँ सेक्स टॉय बंद कर दिए, पोर्नोग्राफी पे बैन लगा दिया गया और प्रोस्टिट्यूशन को 1955 में बंद कर दिया गया। चलो ठीक है कि जो फोर्सफुली जो महिला किसी को, तो मुझे लगा कि ये जो सेक्सुअलिटी वाला जो इशू है इस पर कोई आवाज़ नहीं उठाता और ये एक नैसर्गिक भूख है। हम ओशो की तरह बात नहीं कर रहे कि हमें इसको संभोग को समाधि से जोड़ना है, आध्यात्मिकता से जोड़ना है, नहीं। ये पेट की भूख है, सिंपल। आपके हार्मोन रिलीज होते हैं क्योंकि कुदरत को इंसानों में ऐसा कुछ डालना था कि जिससे लोग मैथुन करते रहे, वो संतति उत्पन्न होती रहे। बिल्कुल। और इसके साथ एक मजा जोड़ दिया। अगर मजा ना होता तो लोग करते भी ना, हो सकता है कि सृष्टि खत्म हो गई होती। इस वजह से इतना जबरदस्त इसके साथ आनंद जोड़ दिया गया कि जो लोग करते रहे। अब युवावस्था में जो युवक युवती होते हैं उनकी ज़्यादातर एनर्जी जो है तो यौन सुख के पीछे भाग जाती है और मतलब इस पर बहुत खुल के बात नहीं होती। और हमारे देश में जो बहुत सारी जो सेक्सुअल समस्याएं हैं और यौन मुद्दों से जुड़े हुए अपराध हैं, उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हम अपने बच्चों को नहीं बताते। माँ बाप या बाप उनके सामने बेटी चोट बहन चोट की गाली तो दे देगा बेटी के सामने, लेकिन उसको ये नहीं बताएगा कि उसको यौन उत्पीड़न से बचना कैसे। उसको लगा कि मैं गलत बात बता रहा हूँ ना, कि उनको बचपन से ही शिक्षा देनी जरूरी है। तो इस वजह से हमने सेक्सुअल फ्रीडम परेड करवाई थी 2012 में जंतर मंतर पर। उसकी हमें पुलिस ने परमिशन नहीं दी, लेकिन हमने फिर भी करी। गोविंदाचार्य ने उसके खिलाफ पुलिस कमिश्नर साहब को लिखा कि इस पर बैन लगाना चाहिए। उनके दबाव में आकर उन्होंने हमारी परमिशन नहीं दी, लेकिन हम लोग फिर भी इकट्ठे हुए और हम 4 लोग थे। हाँ, पतिता उद्धार सभा के जो आए थे दल बोला, कुछ एक्स सेक्स वर्कर्स भी उसमें शामिल हुई थी। तो हमने यही कहा था कि जो रेड लाइट एरिया में है, जिसमें स्वेच्छा से जो देह व्यापार करना चाहती है उनको राइट दिया जाए और एडल्ट के लिए पोर्नोग्राफी वैध बनाया जाए, क्योंकि पोर्नोग्राफी में ऐसा कुछ नहीं है। जब कोई कृत्य वैध है, जैसे संभोग करना वैध है, तो उसका चित्रण अवैध कैसे हो सकता है? आप मुझे भी ये बता दीजिए। मर्डर करना अवैध है, अपराध है, लेकिन उसका चित्रण आप दिखा सकते हैं, तो उसमें क्या दिक्कत है? अगर कोई और सेक्स टॉय, उससे किसी को क्या दिक्कत है? तो उसको भी आप वैध करिए। आप सेक्स टॉय को इंपोर्ट नहीं कर सकते विदेश से, उसकी मार्केटिंग नहीं कर सकते, वो पुराने विक्टोरियन कानून चले हुए, तो इसके खिलाफ हमने आवाज उठाई। हम 4 लोग थे शुरू में, फिर मुश्किल से 25 लोग इकट्ठे थे। आप थे, मैं भी था, मुझे ध्यान है। आप थे, मैं था, ब्रह्मानंद जी थे और एक व्यक्ति और हमारे दोस्त भोला जी भी थे। हाँ, तो 4 लोग शुरू में थे, फिर बाद में 25 लोग हुए। हम 4 लोग थे, हमें लगा कि किसी ने एक सलाह दी कि हम भीड़ इकट्ठी कर सकते हैं। हमने कहा नहीं, हम पैसे में भीड़ इकट्ठी नहीं करेंगे, कृत्रिम भीड़ ना हो, आदमी एक खड़ा हो लेकिन जेन्युइन हो, असली हो। और ये तो बहुत बड़ी बात होगी कि देखिए ऐसा मुद्दा है कि 5 लोग खड़े हैं या 20 ही लोग खड़े हैं, कोई नहीं आ रहा, तो ये ज्यादा बड़ी बात है। तो इस वजह से हमने उस मुद्दों को उठाया और इस बारे में एक स्वस्थ चर्चा हुई। और बीच में कुछ अपरिहार्य कारणों से मतलब हमें उसको मतलब स्थगित बंद तो नहीं किया, मैं लगातार बातें करता रहता हूँ। तो कुछ लोगों ने बोला कि हम सेक्स को लेकर सहज क्यों नहीं थे, इस पर मजाक क्यों ना। मैंने कहा मजाक क्यों नहीं, जब दुनिया में हर चीज़ की मजाक बना सकती है तो सेक्सुअल जोक्स के माध्यम से या साहित्य के माध्यम से इस पर बात हो, खुल के बात हो। आप इसको अश्लीलता या इससे असहज क्यों हो जा रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा। आप यौनांगों के वर्णन को आपको मतलब अंग्रेजी में बात कर रहे थे, वो अगर हमने हिंदी में झूठ शब्द लिख दिया तो आपको या कह दिया तो आपको उससे दिक्कत है। क्यों दिक्कत है? आप अपनी भाषा को लेकर सहज क्यों नहीं है? अंग्रेज तो सहज है, पूरी दुनिया सहज है, तो हमको क्या दिक्कत है? गालियां हमारे यहाँ कितना व्यापार, बिल्कुल सही, यौनांगों के आधार पर जो गाली बिल्कुल सही, सब हम कितने सेक्सिस्ट लोग हैं। बिल्कुल सही बात है। इससे पता चलता है कि सेक्स हमारे दिमाग में कितना भरा हुआ है। अच्छा, सब कुछ लोगों ने तर्क दिया कि पोर्नोग्राफी के कारण, अगर पोर्नोग्राफी लीगल हो गई तो क्या नाम रेप का बढ़ेंगे बहुत ज्यादा। मैं पूछना चाहता हूँ कि 1947 में जब विभाजन हुआ था तब कौन सा पोर्नोग्राफी हुई थी? कई लाख महिलाओं के साथ बलात्कार हुए थे। या जो पुराने जमाने में एक देश की सेना दूसरी सेना पे हमला देश पे हमला करती, कितने रेप करते थे? वे कौन सा पोर्न देखते थे? ना तो मोबाइल फोन थे, ना चित्र होते थे, तो था ही नहीं, मानसिकता। हाँ, तो ये तो मानसिकता का मामला है। ये आप यूरोप में चले जाओ, यूरोप के कई देशों में पोर्नोग्राफी लीगल है, प्रोस्टिट्यूशन लीगल है, वहाँ जेलें खाली पड़ी, जेलें बंद कर दी नॉर्वे में, क्योंकि अपराध ही नहीं हो रहे। तो हम ऐसा एक समाज बनाए, एक सहज समाज बनाए कि हम वहाँ स्वस्थ चर्चा कर सकें। हाँ, एडल्ट के लिए, हम बच्चों के लिए नहीं बनेंगे, वो बच्चे को सेक्सुअल फ्रीडम नहीं होनी चाहिए। हम मतलब
एडल्ट के लिए जो जो स्वतंत्र है अपना निर्णय लेने में सक्षम है, उसके लिए तो ये बिल्कुल होना ही चाहिए। तो ये हमारी डिमांड थी और हम बहुत जल्दी इस पर तैयारी नहीं करेंगे। हम मतलब हम जो हमारी जो विधिक टीम है उससे बात करके और हर उस पर लड़ा जाएगा। तो मतलब ये बात करी और हमें बहुत महेश भट्ट जी ने भी समर्थन दिया, सनी लियोनी जी ने भी स्टेटमेंट जारी किया था। और तो बहुत अच्छा आ रही थी उस समय चर्चा थी कि कार्यक्रम में सर आ नहीं पाई। महेश भट्ट साहब से बात हुई तो उन्होंने कहा आपने थोड़ा मुझे लेट बताया नहीं तो मैं आ जाता, मेरी फ़ोन पे बात हुई उनसे। तो हम इस मुद्दे पे खुल के बात करने वाले हम सबसे पहले लोग थे। और सबसे बड़ी बात है कि हम एनजीओ नहीं थे कि हम कहीं से चंदा ले रहे हो। हम तो कुछ स्वयं से मतलब अपने से किसी से कोई चंदा नहीं लिया, कुछ भी पैसा नहीं लिया। हम कोई संगठित एनजीओ नहीं है। हमने ये बात उठाई तो दूसरे एनजीओ वालों के पेट में दर्द होगा कि ये इतना रेडिकल संगठन एकदम सेक्सुअल फ्रीडम की बात। बिल्कुल। तो ये मीडिया ने उस समय काफी मीडिया वाले बहुत थे। अच्छा, दूसरा डॉक्टर साहब मैं एक चीज़ और आपसे पूछ रहा हूँ, जैसे आपसे सारी चीज़ों दो मुद्दों पर आपसे चर्चा करना चाहेंगे। जिस तरह पीछे भी चर्चा हुई कि आप अंतर्राष्ट्रीय किसान परिषद के संस्थापक प्रयासी हैं, संस्थापक सदस्य, जिस तरह से भी मैं आपसे टिप्पणी चाहूँगा कि जिस तरह से देश और दुनिया में किसानों की स्थिति है, आपका संगठन अंतर्राष्ट्रीय किसान परिषद उसके लिए क्या करे, क्या योगदान है? अंतर्राष्ट्रीय किसान संगठन जो है वो समय समय पर बहुत सारे जो मुद्दे हैं उनको उठाता है, उन्हें एड्रेस करता है। और जो सहयोगी संगठन है जैसे वीएम सिंह जी का संगठन हो गया, राकेश टिकैत जी का संगठन हो गया, भारतीय किसान यूनियन हो गया, तो उनके साथ मिलकर काफ़ी काम करता है और बहुत सारे जेन्युइन मुद्दे उठाए हैं। और अभी जो हाल फिलहाल में जो किसान आंदोलन हुआ उनमें जो कुछ मुद्दे थे उन पर बहुत उसकी ज़बरदस्त भूमिका रही और लगातार जारी होते हैं। और मतलब मैंने आपको एक बात कही कि मतलब कम से कम डेमोक्रेटिक तरीके से बात उठानी जरूरी है, मतलब चलना जरूरी है। आप चलिए, चल नहीं पा रहे तो घुटलियों चलिए, घुटनों के बल चलिए, नहीं तो रेंगिए। तो बात भी होती रहनी चाहिए, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से चाहे कुछ। वैसे मैंने कई बार एक बात कही है कि जितना टाइम लोग सोशल मीडिया पे देते हैं इसका 20% टाइम भी लोग अफसरों नेताओं से मिलने में खर्च करें। 20% टाइम अर्जियां डालने में खर्च कर लें और आरटीआई फाइल करने में खर्च कर लें। तो मैं ये तो नहीं कह रहा 100% समस्या खत्म हो जाएगी, लेकिन 40% 50% समस्या हमारे देश में आरटीआई में भी बड़ा योगदान है आपका। आरटीआई के रूप में आपकी बड़ी पहचान है। बहुत सारे मुद्दों पर आपने देश में आरटीआई डाली है और जवाब दिया है। तो आरटीआई के बारे में आप कहना चाहेंगे, जैसे कि कई बार सरकार के निशाने पे भी आरटीआई जाते हैं। मैं हल्का सा इशारा कर रहा हूँ, बाकी तो आप बता पाएंगे। आरटीआई एक बहुत इफेक्टिव टूल है कि आपके पास सूचना मिले। तो आरटीआई के माध्यम से पहले हमने नंबर पता करे जेएनयू में, हमने लगातार इतनी आरटीआई फाइल करी, फिर उनको पब्लिश किया। शर्मिंदा करा उन टीचर्स को जो भेदभाव करते थे। अब उनकी कम से कम 2 या 3 नंबर देने की किसी को तो हिम्मत नहीं होती क्योंकि इतनी बदनामी उनकी होती है। 30 नंबर और 2 नंबर वाला डिफरेंस अब नहीं रहा सिर्फ आरटीआई की वजह से। मैंने आरटीआई की वजह से जेएनयू में सिगरेट बिकनी बंद हुई है। मेरी आरटीआई के कारण जीबी रोड जो रेड लाइट एरिया है वहाँ सीसीटीवी लग गए, जहाँ बहुत क्राइम होता था। वहाँ 1-2 सीआरपीएफ के जवानों की हत्या हो गई थी। हाँ, उसके बाद आरटीआई मैंने फाइल करी, वहाँ सीसीटीवी लग गए। सीसीटीवी पहले से तो उनकी संख्या को बढ़ा दिया। तो आरटीआई से हमने बहुत काम किया है। मैंने यूजीसी की वेबसाइट 10 दिन के अंदर बदलवा दी थी। तो आरटीआई एक दबाव तो बनाती है। आरटीआई बहुत इफेक्टिव चीज़ है। और एक बार मैं आपको छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। जेएनयू कैंपस के मेन गेट के सामने एक रेड लाइट थी, वो 3 साल से बंद पड़ी थी। मैं रोज उधर से गुजरता था। मैंने कहा तो बड़ा खतरनाक है, गाड़ियाँ आ रही है जा रही है, लाल बत्ती चालू नहीं। तो मैंने सोचा कि अगर मैं एप्लीकेशन दूंगा तो कुछ नहीं होगा। एप्लीकेशन तो ऐसे ही कूड़ेदान में चली जाती है या वो फाइलों की शोभा बढ़ाती है, उनका कुछ होता नहीं है। मैंने जेएनयू में एक आरटीआई फाइल करी, देखो पुलिस को नहीं करता, जेएनयू में ट्रैफिक पुलिस को करना बेहतर है। जेएनयू में एक आरटीआई फाइल करी। मैंने पूछा आपके यहाँ वीआईपी आते हैं, ये लाल बत्ती चालू नहीं है और ट्रैफिक रुकता नहीं है, इस तरह के 7-8 सवाल पूछे उनसे। ये लाल बत्ती कब चालू होगी, क्या होगी, क्या आपने कभी इस पर कुछ कार्रवाई करी, इस तरीके से बहुत सारे सवाल पूछ लिए। 10 दिन के अंदर वो लाल बत्ती चालू। अच्छा, एक बहुत छोटी सी बात है, बिल्कुल बहुत छोटी सी बात है। कोई लाल बत्ती चालू होना कुछ भी नहीं है। तो कम से कम हुआ तो हमारे 20 रुपये 10 रुपये खर्च हुए। बिल्कुल मतलब 11 रुपये खर्च हुए और पोस्टल ऑर्डर लगा और हमने जाके वहाँ आरटीआई दी। तो 10 रुपये खर्च करके 11 रुपये खर्च करके वो एक लाल बत्ती चालू हो गई। हम किसी ट्रैफिक पुलिस वालों से मिलते या किसी से बात करते कि ये चालू करो, पता नहीं क्या होता उसका, मुझे नहीं पता क्या होता है नहीं होता। तो ये आरटीआई बहुत इफेक्टिव चीज़ है। और हाँ, ये नहीं कि हर चीज़ में आरटीआई इफेक्टिव है, लेकिन कहीं कहीं आप उसका बहुत बेहतर इस्तेमाल कर सकते हो, सरकार को फंसा सकते हो।
जैसे कई मुद्दों पर आपने बताया थी सरकार। हाँ। बिल्कुल। जैसे डॉक्टर साहब एक चीज़, जिस तरह से आपकी शैक्षणिक योग्यता की चर्चा हुई और आपके किसान पैसे की चर्चा हुई, आपकी जो शैक्षणिक करियर वाली चर्चा हुई, उसके बाद आप RTI की चर्चा हुई, आप देश और दुनिया में आपका मोटरसाइकिल का जो सफ़र है वो बड़ा प्रसिद्ध है। मोटरसाइकिल का सफ़र क्या है? मोटरसाइकिल बस मेरे लिए एक वाहन है, क्योंकि मोटरसाइकिल फ्रीडम देती है कि आप कहीं भी रुक जाओ, ब्रेक लगा के, कहीं भी कोई नज़ारा कई देखना है। आपने रेस जीती हैं या नेपाल की जो नदियों को आपने उससे क्रॉस किया मोटरसाइकिल से? हाँ, मैं प्लेटिना से नेपाल गया और मैंने वहाँ फील्ड स्टडी करी PhD की, और मैं 3-4 बार नेपाल गया, और मैं सबसे कठिन रास्तों पे मैं एक प्लेटिना जैसी हल्की सी बाइक 100 cc की उससे गया और मैंने पार करा। तो तब मुझे लगा कि मैं बहुत अच्छा शायद राइडर हूँ, और मैंने मेरे एक केदारनाथ गया था 2013 अक्टूबर में, आपदा के तुरंत बाद। तो वो मेरी स्टोरी जो है वो इंडिया टुडे में पब्लिश हुई थी, प्लेटिना पे बैठे मेरा फोटो इंडिया टुडे में पब्लिश हुआ है। तो मुझे मोटरसाइकिल यात्राओं ने आत्मानुभूति का मौका दिया है, अपने आप को जानने का मौका दिया है। जब मुझे लगता है मैं अकेला पहाड़ों में मोटरसाइकिल चलाता हूँ तो मुझे सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मानुभूति होती है, और वो एक बहुत ही मज़ेदार आह्लादकारी अनुभव होता है। तो एक तो वो है, और दूसरा ये है कि मोटरसाइकिल हमें एक फ्रीडम देती है। उससे पहाड़ों की कई आपने जो यात्रा की है, कई कॉम्पिटिशन भी आपने जीते हैं मोटरसाइकिल। हाँ, तो इसी बीच में मैं 2018 में जहाँ संभव है मुझे जानकारी है, हीरो होंडा के शोरूम में भी आपके फोटो लगे मिलते थे। हाँ, हीरो की मोटरसाइकिल थी। उससे पहले मैं प्लेटिना चलाता था, 200 cc की बाइक में चलाता भी नहीं था। तो 20 दिन बाद में उसको लेके वर्ल्ड की दूसरी सबसे मुश्किल रैली रेस रेड द हिमालय में गया, और मैंने अपनी नॉर्मल मोटरसाइकिल से ही वहाँ जो बहुत अच्छे चैंपियन बाइकर्स थे उनको भी एक स्टेज में पीछे किया, सिर्फ एक स्टेज में किया। मुझे कोई अनुभव नहीं था, मुझे ना रैली का ज्ञान था, ना मेरे पास जूते थे अच्छे, ना टायर अच्छे थे, लेकिन फिर भी मैंने क्योंकि मैंने नेपाल में मोटरसाइकिल बहुत चलाई है, उस अनुभव के दम पर, थोड़ा साहस के दम पर, क्योंकि जब मैं मोटरसाइकिल में बैठता हूँ तब मेरा डर हर चीज़ का खत्म हो जाता है। यहाँ दिल्ली से जयपुर की 250 किलोमीटर की यात्रा है, उसका भी आपका अपने आप में रिकॉर्ड? वो तो मैं हर वीकेंड पे जाता था प्लेटिना से, और 3 घंटे में भी वहाँ से आया हूँ, अपने कमरे से यहाँ के कमरे तक 268 किलोमीटर प्लेटिना जैसी हल्की बाइक से। तो फिर मैंने सोचा कि अब मैं सिर्फ ज़्यादा लंबी यात्राएं करता हूँ मोटरसाइकिल से। डॉक्टर साहब, चूँकि हम आपके साथ साथ आपके अंतिम चरण पर हैं, मैं एक चीज़ बड़ी बेबाकी से जानना चाहता हूँ कि दलित जो पॉलिटिक्स है, फिर उसी मूल चूँकि आप दलित परिवार से हैं और बेबाकी से आप बोलते हैं दलितों के बाद, भारत के दलित समाज के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? आपका क्या संदेश है? भारत के दलित समाज के लिए मेरा यही संदेश है कि वे पढ़ें, पहली बात तो है कि शिक्षा से जुड़े, और किसी भी जाति के प्रति द्वेष न रखें, इतिहास में न जिए। जैसे आज के जो हिंदू हैं जो वो जो हैंगओवर में चले गए कि मुसलमानों ने हमारे पे जुल्म करे थे, इस वजह से वो सांप्रदायिक राजनीति का सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो उस हैंगओवर में न जिए और रेजिस्टेंस करते रहें। अगर उनके पास साथ अभी जुल्म हो रहा है उसके खिलाफ बोलना जरूरी है, उस पर लगे रहें, और किसी भी जाति के प्रति स्टीरियोटाइप ना गढ़े, चाहे ब्राह्मण हो चाहे राजपूत हो, किसी के भी प्रति ना गढ़े। हम एक ऑर्गेनिक समाज हैं, हम एक शरीर के समान हैं, और बाबा साहब ने जो डेमोक्रेटिक तरीका में, लोकतांत्रिक तरीका बताया है, उसी पे चले और उसी में से रास्ता निकाले। हाँ, अपनी पहचान बनाए रखें, अलग पहचान में असर्सन करते रहें, लेकिन द्वेष ना हो उसमें, और उसमें मतलब क्रिएटिविटी हो। हाँ। लेकिन अब एक अंतिम सवाल है, थोड़ा विवादित सवाल पूछना चाहूँगा। जाहिर है कि हमारे यूट्यूब के चैनल तक ये सवाल जरूर पहुँचे। आप बार बार बाबा साहब का जिक्र करते हैं, हमारे आदर्श से, हमारे संविधान के निर्माता हैं, और हम उनका सम्मान करते हैं। आप काशीराम जी का जिक्र करते हैं। बाबा साहब, चूँकि मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ कि बाबा साहब अपने विवाह के मामलों में विवादित रहे, सादा कबीर यानी सत्ता में काशीराम जी वैसे विवादित रहे, लेकिन आप चूँकि काशीराम जी और बाबा साहब की थ्योरी को मानते हैं, हम लोग भी मानते हैं, लेकिन उनके अपेक्षाकृत आपने घोषणा कर दी है कि मैं विवाह नहीं करूँगा, जबकि आपका भारतीय राजनीति में जाने का अभी तो कोई इरादा है नहीं।
जैसा आप करते हैं? जैसे मेरा मानना है कि मतलब मेरा ये मानना है कि चाहे कोई भी व्यक्ति हो, उसके यौन जीवन से उसका मूल्यांकन नहीं करना चाहिए उसके कामों का। बाबा साहब ने, शारदा कबीर ने कभी उनसे शिकायत नहीं करी कि आपने मेरे साथ ऐसा करा। उन्होंने अपनी जीवित पत्नी के रहते हुए कभी दूसरी कोई शादी नहीं करी। शारदा कबीर जी ने कभी कोई शिकायत नहीं करी, तो उसमें कोई विवादित होने वाली बात ही नहीं, क्योंकि वो समाज को समता मूलक बनाना चाहते तो उन्होंने ब्राह्मण वर्ण की महिला से शादी करी, क्योंकि वो किसी व्याधि से ग्रस्त थे, शायद उनको मधुमेह था और वे मेडिको थी। और बाबा साहब ने इस बात का भी लिखा कि शारदा कबीर अगर ना होती तो उन्होंने 10 साल उनकी जीवन के बढ़ा दिए, क्योंकि वो मेडिको तो उनकी देखभाल कर सकती थी। रही बात, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मायावती जी और काशीराम के संबंध, तो मुझे इसमें कोई विवादित नहीं लगता। मैं बात फिर वही सेक्सुअल फ्रीडम वाली बात पा जाता हूँ कि हम सेक्स के आधार पर मूल्यांकन करते हैं, क्योंकि हम मूल्य से बंधे हुए हैं। हमको लगता है कि हम वैल्यू लोडेड हैं, हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा। जैसे मैंने आपको अभी वाल्मीकि रामायण का एग्जांपल दिया। अब जब लक्ष्मण ये बात कह रहे हैं कि मैं उन ऐसी अयोध्या में कब जाऊंगा जहां कोठे हैं, क्योंकि वो लोगों ने वाल्मीकि रामायण पढ़ा, तो हम तो सेक्सुअल लिबरल समाज है। और 1% में मान भी लूं कि चलो काशीराम जी और मायावती जी ये संबंध भी तो यौन संबंध, उससे दलित समाज को क्या नुकसान है और किसी भी को भी क्या नुकसान है। दूसरी बात, हम मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। मेरे लक्ष्मीबाई जी की जो रानी, झांसी की रानी थी, उनके ऊपर बड़ा इंटरेस्ट है। हाँ, उनका नाम किसी अंग्रेज वकील के साथ जुड़ा था जिन्होंने उनकी वकालत करता। तो पता चला कि ये जो मणिकर्णिका फिल्म आई थी कंगना रनौत वाली, तो कुछ लोगों ने अफवाह फैला दी कि उसमें प्रसंग दिखाया जाएगा। तो कुछ लोग भड़क गए कि ये कैसे दिखा देंगे हमारी रानी और वो अंग्रेज वकील के साथ। अब मैं आपको बताता हूँ, अगर रानी की जगह राजा होता और अंग्रेज वकील की तरह कोई अंग्रेजनी वकील कोई महिला होती, तो उसी बात को हम गर्व से बताते, क्योंकि वो महिला है तो उसकी यौनिकता को कंट्रोल करना है, तो वहाँ हमें शर्मिंदगी महसूस हो रही है। मैं खुल के बोलूँ तो हमने चूत से में इज्जत को रख लिया है, उसको उसका प्रतीक मान लिया है, तो ये स्त्री की यौनिकता को कंट्रोल करने वाली बात है। तो मतलब मैं तो इस बात से सहमत नहीं हूँ कि हम किसी के भी यौन जीवन के आधार पर उसका मूल्यांकन ना करें। कौन नेता क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, उसके किसके साथ संबंध है, मतलब उस ये मूल्यांकन, ये बहुत ही उथला मूल्यांकन होता है ये। और ये जो मूल्यांकन होता है ना, ये उथला मूल्यांकन है। तो आप उसके एक्ट्स के बारे में बात करो कि आपने समाज के लिए क्या करा, आपकी क्या महत्ता है। ऐसे तो श्री राम से लेके और मतलब बहुत सारे एग्जाम, श्री कृष्ण से लेके, मतलब यहाँ इस हमाम में फिर मतलब बड़े बड़े महापुरुष नंगे हो जाएंगे यौनिकता की अगर बात होगी। ये आरोप है आपका या सच है? नहीं, मेरा आरोप नहीं है। अगर ये मैं तो इसको मानता ही नहीं। हम तो यौनिकता के आधार पर मूल्यांकन ही नहीं करना है किसी का, यौनिकता के आधार पर मूल्यांकन ही नहीं करना किसी का। अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, पता नहीं कितनी लड़कियों के साथ उनके नाम जुड़े थी वो, लेकिन क्या कभी कोई तो हाँ उनके जुड़े, वो तो सेक्सुअल लिबर्टी वाले व्यक्ति थे लोहिया साहब। तो ये आज तक बोलते थे कि हमारी जो आदर्श है वो सीता नहीं द्रौपदी होनी चाहिए। उन्होंने तो इतनी आगे तक की बात कही। तो हमारे यौन जीवन के आधार पर मैं मूल्यांकन नहीं, जहाँ तक जब तक कि कोई बहुत ही मतलब दुष्कृत्य ना हो रहा हो, बहुत ज्यादा गड़बड़ी ना हो, हम लोग यहीं फंसे हुए हैं। जैसे भारतीय फिल्मों में जो 60 और 70 के दशक में जो पूरा का पूरा मामला था ना कि बस आज मतलब हीरो हीरोइन की शादी कैसे हो, तो हम तो ये मतलब जो एक बात कही थी योग वशिष्ठ में, श्री राम के मुंह से एक बात कहलवाई है जी, और श्री राम के मुंह से महर्षि वाल्मीकि ने कही है या श्री राम जी ने खुद कही है, खुद नहीं पता, कि ये धरती, ये दुनिया में जो ज्यादातर लोग हैं ना शिशनोदर परायण है। शिशन और उदर मतलब लिंग और पेट, मतलब सब लोग इसी में लगे हुए हैं। तो ये बात तो उस समय कह दी गई है। तो शिशनोदर परायणता से थोड़ा ऊपर उठ के थोड़ा हम दूसरे आधार पर मूल्यांकन करें। जी धन्यवाद लक्ष्मण जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे बहुत सार्थक चर्चा हुई और मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि मैं अपनी बातों को रख पाया, और सभी दर्शकों का भी मैं अभी आभार प्रकट करता हूं जो भी हमारे देखेंगे। साथियों, हमारे YouTube चैनल रूबरू में आज हमारे साथ थे डॉक्टर लक्ष्मण सिंह जी। अपनी बेबाक टिप्पणी के लिए जाने जाते हैं और हमेशा बेबाक ही बोलते हैं। हमने आपसे समाज के, राजनीति के, साहित्य के और सेक्स के बहुत सारे उन अनछुए पहलुओं पर बात की जिनसे आज तक हम लोग चर्चा करने से बचते हैं। मेरा इस वीडियो को बनाने का केवल उद्देश्य इतना था कि आपकी बात उस जनमानस तक पहुंच सके। मूल रूप से बात, जो छात्र किसी भी तरह शिक्षा से दूर हो जाते हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगता, उनके लिए डॉक्टर लक्ष्मण सिंह जी उदाहरण हैं।
आपने बड़े बेबाकी से टिप्पणी की और अपनी बात को स्वीकार किया कि आप किस किस क्लास में फेल हुए और कैसे आप फिर आपने 11 विषयों में नेट किया और 51 बार जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटी का टेस्ट पास देकर 31 बार टेस्ट को क्वालिफाई किया। आप बहुजन समाज की जो पॉलिटिक्स है उसमें आप एमफिल हैं। आप नेपाली और भारतीय दलित कला साहित्य में पीएचडी हैं। इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य आप तक केवल अपनी बात ये पहचाना था कि वो छात्र जो ये सोचकर शिक्षा से दूर हो जाते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, उनके लिए डॉक्टर लक्ष्मण सिंह उदाहरण हैं। आज इसी चर्चा के साथ आज की बात यहीं पर ख़त्म करते हैं और अन्य किसी शख्सियत के साथ एक बार पुनः आपसे रूबरू होते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।